सोचो एक ऐसी जगह जहां टाइम एकदम धीरे चलता हो, जहां तारे बड़े बड़े धमाकों के साथ पैदा होते हों और जहां इतने बड़े बड़े सीक्रेट्स हों जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। यूनिवर्स में आपका स्वागत है। ये एक बहुत बड़ी जगह है जो मस्त मस्त चीजों और एकदम कूल मिस्ट्रीज से भरी हुई है। क्या आपको पता है कुछ तारे इतने बड़े होते हैं कि उनके सामने हमारा सूरज एक छोटी सी बिंदु जैसा लगता है? या फिर तारों के हर बड़े ग्रुप को, जिसे गैलेक्सी कहते हैं, उसके बीच में एक ब्लैक होल होता है। आज हम स्पेस के बारे में 10 एकदम अमेजिंग बातें बताएंगे जो आपको सच में सरप्राइज कर देंगी और आपको स्पेस से और भी ज्यादा प्यार हो जाएगा। तो तैयार हो जाओ, उस लाइक बटन को दबाओ और चलो स्पेस के सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सों की तरफ उड़ चलते हैं। हम सारी अमेजिंग चीजें देखेंगे जो हमारी अर्थ, हमारे छोटे से नीले घर से बहुत दूर है। तो कॉमेट्स की टेल्स क्यों होती है? देखो, कॉमेट्स ना ये कमाल की चीजें हैं जो स्पेस में घूमती रहती हैं। हजारों सालों से लोग इनकी खूबसूरती और इनके अचानक से दिखने पर फिदा होते आए हैं। जब कोई कॉमेट सूरज के पास आता है तो सूरज की तेज गर्मी से उसकी बर्फीली सरफेस गैस में बदल जाती है। ये गैस कॉमेट के चारों ओर एक चमकता हुआ क्लाउड बनाती है और उसे हम कोमा कहते हैं। फिर सूरज से आने वाली हवा, जिसे सोलर विंड कहते हैं, इस गैस क्लाउड को धक्का देती है। इससे ये क्लाउड खींचकर एक लंबी कमाल की टेल बन जाता है। ये टेल बहुत लंबी हो सकती है, जैसे लाखों माइल्स लंबी। कॉमेट्स की अक्सर 2 अलग अलग टेल्स होती हैं। एक होती है ब्लूइश टेल, जिसे आयन टेल कहते हैं, और दूसरी होती है येलोइश व्हाइट टेल, जो डस्ट से बनी होती है। ये दोनों टेल्स हमेशा सूरज से उल्टी दिशा में होती हैं। तो आप पूछ रहे हैं कि प्लूटो अब प्लैनेट क्यों नहीं है? देखो, प्लूटो को 1930 में खोजा गया था और शुरुआत में सब लोग इसे हमारे सोलर सिस्टम का 9वां प्लैनेट कहने में खुश थे। उसने 70 साल से भी ज्यादा समय तक वो इंपॉर्टेंट नाम रखा और बहुत से लोगों को उसे हमारे स्पेस फैमिली का हिस्सा मानना सच में पसंद था। लेकिन फिर 2006 में स्पेस साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने, द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन या शॉर्ट में IAU, ने चीजें बदल दी। उन्होंने कहा कि प्लूटो अब एक ड्वार्फ प्लैनेट है। और भाई, इस बात पर तो लोगों ने खूब बातें की। तो ये समझने के लिए कि उन्होंने ये फैसला क्यों लिया, हमें पहले ये देखना होगा कि ये एस्ट्रोनॉमर्स एक प्लैनेट को, मतलब प्लैनेट क्या चीज बनाती है, ये क्या कहते हैं। ठीक है, तो IAU के अनुसार स्पेस में किसी चीज को प्लैनेट कहलाने के लिए उसे 3 खास चीजें करनी होती हैं। सबसे पहले उसे सन के चक्कर लगाने होते हैं, और पता है क्या, प्लूटो ये करता है। दूसरा, उसे इतना बड़ा होना चाहिए कि उसकी अपनी ग्रेविटी उसे खींचकर ज्यादातर गोल आकार दे दे। प्लूटो ये शर्त भी पूरी करता है। और तीसरी चीज है, सन के चक्कर लगाते समय उसे अपना रास्ता साफ करना होता है, अपने रास्ते में आने वाली दूसरी स्पेस की चीजों को हटाते हुए। अब प्लूटो पहली 2 चीजें तो ठीक से करता है, लेकिन उसे तीसरी वाली चीज में थोड़ी प्रॉब्लम है। देखो, उसने सच में दूसरी चीजों से अपना रास्ता साफ नहीं किया है। प्लूटो काइपर बेल्ट में घूमता है, जो वहां बहुत दूर एक बड़े नेबरहुड जैसा है, जो आइसी ऑब्जेक्ट्स और दूसरे ड्वार्फ प्लैनेट से भरा हुआ है। तो प्लूटो अपना रास्ता इन सब दूसरी चीजों के साथ शेयर करता है। तो उन 8 बड़े प्लैनेट्स के जैसे नहीं जिन्होंने अपने रास्ते साफ कर लिए हैं, प्लूटो ने ऐसा नहीं किया है। और रूल्स के हिसाब से प्लैनेट होने का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। प्लूटो को हम जो कहते हैं, उसमें ये बदलाव सच में दिखाता है कि हम हमेशा अपने सोलर सिस्टम के बारे में नई चीजें सीख रहे हैं और वहां बाहर की सभी अमेजिंग कॉम्प्लिकेटेड चीजों के बारे में। तो भले ही प्लूटो को अब ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है, ये अब भी एक सुपर कूल और मिस्टीरियस दुनिया है। इसके अपने मून्स हैं, हवा की एक पतली परत है, और ये साइंटिस्ट्स और स्पेस फैंस को पूरी तरह से बांधे रखता है। तो मून के फेजेस क्यों होते हैं? हम सबने उसे रात के आसमान में शेप बदलते देखा है। ये एक स्लो डांस जैसा है। मून अपनी लाइट खुद नहीं बनाता। जो ग्लो हम देखते हैं वो बस सनलाइट है जो उससे बाउंस होकर आती है। जैसे जैसे मून अर्थ के चक्कर लगाता है, सनलाइट उस पर अलग अलग तरह से पड़ती है। इसी से वो फेजेस बनते हैं जो हम देखते हैं। जब मून अर्थ और सूरज के बीच में होता है तो हमें न्यू मून दिखाई देता है, वो हमें डार्क दिखाई देता है। फिर हमें उसका ज्यादा हिस्सा रोशन दिखाई देता है। द वैक्सिंग क्रेसेंट, द फर्स्ट क्वार्टर और द वैक्सिंग जिबस, और फिर द फुल मून। फुल मून के बाद रोशन हिस्सा छोटा होता जाता है। हमें वेनिंग जिबस, द थर्ड क्वार्टर और वेनिंग क्रेसेंट दिखाई देते हैं। ये पूरा साइकिल हर महीने फिर से होता है। कभी सोचा है सूरज पीला क्यों दिखता है? तो सूरज हमारे सोलर सिस्टम का बड़ा स्टार है। अर्थ से ये पीला इसलिए दिखता है क्योंकि सनलाइट हमारी हवा से टकराती है। ये एक कूल प्रोसेस है जिसे लाइट स्कैटरिंग कहते हैं। सनलाइट में एक्चुअली सारे कलर्स मिक्स्ड होते हैं।
लेकिन जब सनलाइट हमारी हवा में एंटर करती है तो वो गैस और डस्ट के छोटे छोटे कणों से टकराती है। इन छोटी छोटी टक्करों से लाइट इधर उधर बिखर जाती है। इस स्कैटरिंग को रेली स्कैटरिंग कहते हैं। इसी वजह से हमारा स्काई नीला दिखता है। ब्लू लाइट दूसरे कलर से ज्यादा स्कैटर होती है। तो जब ब्लू लाइट बिखर जाती है तो बचे हुए कलर्स मिक्स हो जाते हैं, जिससे सूरज हमें पीला दिखाई देता है। इसीलिए अर्थ से ये पीला दिखता है। सनराइज और सनसेट के टाइम सनलाइट ज्यादा हवा से होकर गुजरती है। इससे ब्लू लाइट और भी ज्यादा स्कैटर हो जाती है। तो ऑरेंज और रेड लाइट जो ज्यादा स्कैटर नहीं होती वो उभर कर दिखती है। हवा में ये लंबा सफर लाइट को और ज्यादा स्कैटर करता है। इसीलिए हमें तब इतने अमेजिंग कलर्स देखने को मिलते हैं। स्काई एक ब्यूटीफुल पेंटिंग जैसा लग सकता है जिसमें ब्राइट कलर्स हो। इससे सनराइजेस और सनसेट्स देखने में सुपर कूल लगते हैं। लेकिन स्पेस में सूरज एकदम ब्रिलियंट व्हाइट होता है। वहां लाइट को स्कैटर करने के लिए हवा नहीं होती, इसलिए हमें ऊपर उसका असली कलर दिखाई देगा। तो स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं? जब अंधेरा होता है हम सबने ऊपर देखा है और उन ट्विंकलिंग स्टार्स को देखकर हैरान हुए हैं। इसका आंसर है अर्थ का हिलता डुलता एटमॉस्फेयर। स्टारलाइट बहुत लंबा रास्ता ट्रैवल करती है, फिर वो अलग अलग टेम्परेचर और थिकनेस वाले एयर पॉकेट से टकराती है। इससे लाइट थोड़ा सा बेंड होती है। वही बेंडिंग हमें ट्विंकलिंग जैसा दिखता है। प्लैनेट्स पास होते हैं, इसलिए वो सिर्फ पॉइंट्स के बजाय छोटे सर्कल्स जैसे दिखते हैं। इससे उनकी लाइट ज्यादा स्टेडी रहती है, इसलिए वो यूजुअली ट्विंकल नहीं करते। तो स्टार्स खुद असल में ट्विंकल नहीं कर रहे होते। ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है जो उन्हें स्पार्कली दिखाता है, जैसे आसमान का थोड़ा सा मैजिक। अगली बार जब तुम किसी स्टार को ट्विंकल करते देखो तो याद रखना ये हमारा एटमॉस्फेयर है जो ये शो दिखा रहा है। तो हम ब्लैक होल्स को देख क्यों नहीं सकते? देखो, ब्लैक होल्स वो जो स्पेस में सुपर मिस्टीरियस चीजें हैं वो इनविजिबल इसलिए हैं क्योंकि उनका पुल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। उनकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती जब वो इवेंट होराइजन नाम की चीज को क्रॉस कर लेती है। इसे स्पेस में एक जायंट ड्रेन की तरह समझो, एक ऐसी जगह जहां अगर कुछ अंदर चला गया तो वो कभी बाहर नहीं आ सकता। भले ही हम ब्लैक होल्स को डायरेक्टली नहीं देख सकते, हम बता सकते हैं कि वो वहां है, ये देखकर कि वो अपने आसपास की चीजों के साथ क्या करते हैं। जब कोई चीज ब्लैक होल में स्पाइरल करती हुई जाती है तो वो सुपर हॉट और ब्राइट हो जाती है। ब्लैक होल के चारों ओर एक ग्लोइंग सर्कल बनाती है जिसे अक्रीशन डिस्क कहते हैं। तो इन इफेक्ट्स को देखकर एस्ट्रोनॉमर्स पता लगा सकते हैं कि इन इनविजिबल स्पेस मॉन्स्टर्स में से कोई एक वहां छिपा हुआ है। तो क्यों सैटर्न के रिंग्स हैं? सैटर्न वो बहुत बड़ा प्लेनेट जिसके इतने अमेजिंग रिंग्स हैं, उसने स्पेस की स्टडी करने वालों को सैकड़ों सालों से वाव किया है। वो रिंग्स बने हैं ढेर सारे एकदम छोटे छोटे टुकड़ों से। ज्यादातर तो वाटर आइस हैं, जैसे जमा हुआ पानी। ये इतने छोटे छोटे हैं जैसे धूल के कण, और कुछ तो विशाल चट्टानों जितने बड़े भी हैं। ये टुकड़े कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स कहे जाने वाले स्पेस रॉक्स या फिर टूटे हुए मून्स के बचे खुचे हिस्से हैं। सैटर्न की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी ने उन्हें खींच कर तोड़ दिया। ये रिंग्स अलग अलग स्ट्राइप्स या बैंड्स जैसे दिखते हैं। इनके बीच में गैप्स हैं, मतलब खाली जगह। और पता है क्या, सैटर्न के मून्स ही ये गैप्स बनाते हैं। सबसे फेमस गैप है कैसिनी डिवीजन। ये सैटर्न के दो सबसे ब्राइट रिंग्स के बीच में है। रिंग्स में जो छोटे छोटे पीसेस हैं वो हमेशा एक दूसरे से टकराते रहते हैं। इसी से कूल वेव्स और पैटर्न्स बनते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। तो सैटर्न के रिंग्स हमेशा मूव करते और बदलते रहते हैं। ये स्पेस में एक बहुत बड़े अमेजिंग शो की तरह है। तो मिल्की वे एक लाइट के बैंड जैसा क्यों दिखता है? देखो, जब रात एकदम साफ और अंधेरी होती है तो तुम्हें आसमान में एक हल्की चमकती हुई पट्टी सी फैली हुई दिख सकती है। वो चमकती हुई पट्टी वो मिल्की वे है। ये हमारी अपनी गैलेक्सी है और हम इसे अंदर से देख रहे हैं। हमारा सोलर सिस्टम जहां अर्थ है वो मिल्की वे के एक हिस्से में है जिसे गैलेक्टिक डिस्क कहते हैं। सोचो कि ये तारों से बना एक बहुत बड़ा फ्लैट पैनकेक जैसा है। जब हम इस पैनकेक के बीच की तरफ देखते हैं गैलेक्टिक सेंटर की ओर, तो वहां बहुत सारे तारे और गैस एक साथ भरे होते हैं। इसी वजह से वो हिस्सा एक चमकदार धुंधला सा बैंड जैसा दिखता है। और जैसे जैसे हम सेंटर से दूर देखते हैं हमें कम तारे दिखते हैं। इस वजह से ये एक बैंड जैसा लगता है क्योंकि हम एक दिशा में बहुत सारे तारे देख रहे होते हैं और दूसरी दिशाओं में उतने नहीं। साथ ही स्पेस डस्ट और गैस के बड़े बड़े बादल भी हैं जो और भी दूर के तारों को देखने से हमें रोकते हैं। तो मिल्की वे एक बैंड जैसा इसलिए दिखता है क्योंकि हम उसे अपनी गैलेक्सी के अंदर से, अपनी इस खास जगह से देख रहे हैं। तो चांद पर इतने सारे क्रेटर्स क्यों हैं? चांद हमारा पड़ोसी जो स्पेस में है उस पर एक बहुत बिजी और रफ पास्ट के निशान है।
उसकी सरफेस ढेरों क्रेटर से भरी हुई है। ये तब बने जब स्पेस से रॉक्स और दूसरी चीजें चांद से टकराईं। अर्थ के अनलाइक चांद के चारों ओर हवा की चादर नहीं है जो उसे इन हिट से बचा सके। जब ये स्पेस रॉक्स बहुत फोर्स से टकराते हैं तो वे एक बड़ा बोल शेप्ड गड्ढा खोद देते हैं, उसी को क्रेटर कहते हैं। और क्योंकि चांद पर हवा, आंधी या बारिश नहीं है, ये क्रेटर्स घिसते नहीं हैं, वो वहीं रहते हैं, हमें दिखाते हुए कि चांद पर बिलियंस ऑफ ईयर से स्पेस की चीजें कैसे टकराती रही हैं। तो मार्स लाल क्यों है? इसे रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है और लोग बहुत टाइम से इसके बारे में सोचते आए हैं। ये लाल जैसा दिखता है आयरन ऑक्साइड नाम की एक चीज की वजह से, जो बेसिकली जंग होता है इसकी जमीन पर। बहुत बहुत पहले मार्स पर प्रोबेबली ज्यादा हवा और पानी भी था, इसी से वहां का आयरन झंग में बदल गया। ये झंग वाली डस्ट पूरे प्लैनेट पर फैल गई, बड़ी हवाओं और तूफानों की वजह से। मार्स की इस झंग वाली मिट्टी में क्लूज हैं कि क्या बहुत पहले वहां लाइफ हो सकती थी। मे बी इसमें एंशिएंट लाइफ के साइंस भी मिले। इस कॉस्मिक एडवेंचर में मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक्स। हमने कॉस्मोस में जर्नी की है, कॉमेट्स की टेल्स के सीक्रेट्स जाने, प्लूटो अब एक मेजर प्लैनेट क्यों नहीं है, और मून के फेजेस के बारे में भी, और सन की गोल्डन ग्लो। हमने ब्लैक होल्स में डीपली देखा और सैटर्न के रिंग्स से हम बहुत अमेज्ड हुए, और स्काई में मिल्की वे के बैंड को ट्रेस किया। लेकिन यूनिवर्स का हमारा एक्सप्लोरेशन अभी तो बस शुरू हुआ है। स्टार्स को देखते रहो, सवाल पूछते रहो, और इस ह्यूज और अमेजिंग कॉस्मोस को एक्सप्लोर करना कभी मत बंद करना। अगर आपको यह जर्नी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना यूनिवर्स के और भी अमेजिंग फैक्ट्स के लिए। अपने स्पेस सवाल के साथ एक कमेंट छोड़ देना, हम उन्हें अपने नेक्स्ट वीडियो में फीचर कर सकते हैं।